बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स की एमसीक्यूज। इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। इस सवाल में कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कुल कितनी मिलीमीटर्स होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड डेटा है कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हमें ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर ये बराबर है 10 मिलीमीटर्स के। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि नो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 10 को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 10 जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये 10 जो इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा 100 मिलीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में कौन सी चीज माइक्रोमीटर से मेजर की जाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेंथ यानी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा आला है जिससे पाइप का इंटरनल डायमीटर हम अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सी प्रीफिक्स लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी ही फिजिक्स की बुक में देखें तो इसमें जो लार्जेस्ट प्रीफिक्स है वो है एक्सा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि प्रीफिक्सेस ये क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस आर द स्पेशल नेम्स आर सिंबल्स गिवन टू सम पावर ऑफ 10 एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सी प्रीफिक्स जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑटो। क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शोज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। इस सवाल में कहते हैं कि दर्जा झिल में से कौन सा अदद सिर्फ एक मानिखेज हिस्से यानी सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि इस ऑप्शन ए में हमारे साथ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, बी में भी 2 है, सी में भी 2 है, लेकिन यहाँ पर जो पावर ऑफ 10 है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं कर सकते, ये इसकी रूल्स में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक डिजिट बाकी रहता है वो है 6। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप सब दोस्तों ने इसकी रूल्स सीखने होंगे। इसकी रूल्स ये हैं, नंबर फर्स्ट, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, दैट इज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका दूसरा रूल ये है, 0 and between 2 significant digits is always a significant। इसका तीसरा रूल ये है, zeros to the left of the significant figures are not significant। इसका चौथा रूल ये है,
zeros to the right of the significant figure may or may not be significant, and decimal fractions 0 to the right of a decimal fraction are significant. However, if the number is an integer, then the number of significant figures can be found out by knowing the least count of the measuring instrument. इसका पांचवा रूल्स ये है, in scientific notation or standard form, the figures other than power of 10 are all significant figures. Next question कर लेते हैं, which of the following shows 4 significant digits? इस सवाल में कहते हैं कि दर्जजिल में से कौन सा अदद 4 मानिखेज हिंसी यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें हमारे साथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हमारे साथ 1 है, इसमें हमारे साथ 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमारे साथ 1 है। क्योंकि लेफ्ट पे जो 0 आएगा वो हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर तस्वर नहीं होगा, और राइट पे जो आएगा वो तस्वर होगा, और दरमियान में जो आएगा वो भी तस्वर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, it travels about 9.460 ضرب 10 raised to the power 15 meter. How many significant figures are there in this number? इस सवाल में कहते हैं कि इस वैल्यू में, यानी जो दी गई वैल्यू है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें कहते हैं कि इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पावर ऑफ 10 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर तस्वर नहीं होगा, बाकी आप इनको काउंट कर लो 1 2 3 4। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 0.2 मिलीमीटर एंड यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज। इस क्वेश्चन में मिलीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि 1 मीटर में हमारे साथ टोटल 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 0.2 mm को आपने 1000 पे डिवाइड करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.002 मीटर। अगर हम इसको पावर ऑफ 10 की शक्ल में लेके, तो यहाँ पर आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस आशारिया को यानी इस पॉइंट को हमने इस साइड पे लाना है। तो जैसे ही हम इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर। तो इस लिहाज से यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। तो लिहाजा इसका जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किताबुल मनाजिर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय। इस सवाल में कहते हैं कि किताबुल मनाजिर ये किताब किसने लिखी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इब्नुल हैतम। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड। इस सवाल में कहते हैं कि एक बस की औसत रफ्तार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यही बस 10 सेकंड में कितना फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें हमारे साथ एवरेज स्पीड है ये बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, और टाइम जो है ये बराबर है 10 सेकंड्स के। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डिस्टेंस है, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है कि इस फॉर्मूले में आपने इन वैल्यूज को दर्ज करना है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ये हमारे साथ बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड की, इज इक्वल टू डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है और इसमें हमारे साथ जो टोटल टाइम है वो 10 सेकंड्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकंड्स। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इस साइड पे आ जाएगा और ये 20 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 20 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 200 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में जो बस है यानी बस 10 सेकंड्स में 200 मीटर फासला तय कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? इस सवाल में कहते हैं कि एक ट्रक की वेलोसिटी 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक? इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारे साथ है इस क्वेश्चन में गिवन डेटा। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5 सेकंड। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे साथ बराबर है वीएफ मनपी वीआई, यानी फाइनल वेलोसिटी मनपी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इसके अंदर इस गिवन डेटा को आप सब दोस्तों ने पुट करना है। प्यारे दोस्तों, तो इससे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी इसमें हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड की, और जो टाइम है वो हमारे साथ है 5 सेकंड। तो यहाँ पर जब 20 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 5 सेकंड। तो यहाँ पर ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे साथ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A car moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of 4 meter per second squares. After 2 seconds its speed will be, यानी 2 सेकंड के बाद इस कार की रफ्तार क्या होगी। तो इन चॉइसेस में से एक करेक्ट है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। 28 मीटर पर सेकेंड या 16 मीटर पर सेकेंड या 12 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टोटल टाइम टेकन 2 सेकंड्स। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है फाइनल स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे साथ बराबर है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, प्लस का जो सिंबल है वो सेम आएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये है हमारे साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद t जो है इस a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ बराबर है 2 सेकंड्स के। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस 20 को आपने इस 8 के साथ ऐड करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा
वो होगा 28 मीटर पर सेकेंड। यानी इस कार की जो फाइनल स्पीड है वो होगी 28 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए 28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बर्ड बिगेन्स टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड। इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज। तो इस क्वेश्चन में हमने यानी चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 3 सेकेंड, रिक्वायर्ड डेटा है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स। चूंकि यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे साथ 3 सेकंड्स के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने बस सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 सेकंड्स। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस 3 को इस 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 0.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कार इज गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The car is going forward at 10 मीटर पर सेकेंड। The acceleration is। इस सवाल में कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक कार बैकवर्ड मूव कर रही है। 10 सेकंड्स के बाद यही कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, यानी इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ बराबर है -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड की बराबर है। टाइम जो है वो 10 सेकंड्स की और जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हमने इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ये हमारे साथ बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये हमारे साथ बराबर है VF - VI के। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले में आप सब दोस्तों ने गिवन डेटा को पुट करना है। तो यहाँ पर VF जो है वो हमारे साथ 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, मनफी साइन सेम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे साथ -5 के बराबर है। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस मनफी को आपने इस मनफी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा +5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आप सब दोस्तों ने इस 10 को इस 5 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। इसके बाद आपने 15 और 10 को डिवाइड करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा एक्सेलरेशन बराबर है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। इस सवाल में कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स।
यानी स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया हमें गिवन होता है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A student riding his bicycle on a straight flat road covers one block every 7 seconds. If each block is 10 meter long, he is traveling at। इस सवाल में कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो बाईसाइकिल पे जा रहा है और रोड बिल्कुल फ्लैट है, हमवार है और हर 7 सेकंड्स में वो एक ब्लॉक क्रॉस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट आउट करना है कि ये कौन सी स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोड बिल्कुल स्ट्रेट है और वो हर ब्लॉक को यानी हर 7 सेकंड बाद जो है वो क्रॉस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। तो इस लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो। द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर। यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक। एज द रॉक्स कंटिन्यू देयर फ्री फॉल देयर सेपरेशन विल बी इंक्रीजेस। क्योंकि जो पहला पत्थर है हमने फुल से यानी फ्री फॉल किया था और फिर जब हम दूसरी को फ्री फॉल करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है, यानी इसकी दरमियान जो सेपरेशन होता है वो और भी बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से जो सुटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज। A 30 kg object is supported from roof such that tension in the roof is equal to its weight. The weight of the object is। इस सवाल में कहते हैं कि एक 30 kg का ऑब्जेक्ट है जिसको रस्सी के जरिए लटका दिया गया है, इसमें टेंशन पैदा होती है, वो वेट के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने इस क्वेश्चन में इस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें जो गिवन डेटा है इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। जैसे कि हम जानते हैं कि वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। पुट द वैल्यूज इन दी अबव फार्मूला। यहाँ पर मास हमारे साथ 30 kg की बराबर है और ग्रेविटी जो है वो हमारे साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। बस आप सब दोस्तों ने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि इस 30 को आपने 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा वेट इज इक्वल टू 294 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Force needed to produce an acceleration of 10 meter per second square in a ball of mass 0.5 kg is। इस सवाल में कहते हैं कि एक बॉल है जिसका किमियत यानी मास 0.5 kg है, इसमें हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है कि इसके लिए कितनी फोर्स दरकार होंगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें गिवन डेटा जो है वो है मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 0.5 kg, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है फोर्स, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं फोर्स का जो फार्मूला है यानी फोर्स बराबर है ma यानी मास ज़रबे एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर हमारे साथ मास 0.5 kg की बराबर है
इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन सेम आएगा और ए यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 10 को इस 0.5 के साथ आप सब दोस्तों ने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉल ए कोलाइड विद बॉल बी विच इज एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इस सवाल में कहते हैं कि आपके पास दो बॉल हैं, बॉल ए और बॉल बी। बॉल बी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो जब आप बॉल ए को बॉल बी के साथ कोलाइड करते हैं तो इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी कंडीशन है जो नामुमकिन है, वो कंडीशन जो है नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी है ये कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बॉल ए को बॉल बी के साथ हम कोलाइड करते हैं तो ये दोनों रेस्ट पोजीशन में नहीं आते, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अ मोमेंटम ऑफ 22,000 kg मीटर पर सेकेंड। इस सवाल में कहते हैं कि हमने एक कार की मास फाइंड आउट करनी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवलिंग कर रही है और इसका मोमेंटम जो है वो 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल इस क्वेश्चन में मास को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है इसमें वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है और इसका मोमेंटम है 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द मास ऑफ द कार। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं किसी जिस्म में मिकदार हरकत को मोमेंटम कहते हैं या किसी जिस्म की कीमियत m और वेलोसिटी v की हासिल ज़रब को कहा जाता है मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारे साथ बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपने इस v को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू p बाई v। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारे साथ बराबर है 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की और इस यहाँ पर वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने 20 को यानी इस 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू 1100 kg। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड टेकन टू द मून शुड हैव। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जमीन पर पड़ा हुआ है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम चांद पर ले जाए तो उसकी मास और वेट में कौन सी तब्दीली होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, सेम मास लेस वेट, क्योंकि मास जो है ये हमारे साथ कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी लोकेशन में चेंज नहीं होती है और लिहाजा वेट जो है ये हमारे साथ एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो लोकेशन के लिहाज से वो चेंज हो जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज। इस सवाल में कहते हैं कि कोफिशिएंट फ्रैक्शन की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इट हैज नो यूनिट, यानी इसकी कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg
और वो एक सर्कल में 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, मास इज इक्वल टू 1 kg, velocity is equal to 6 मीटर पर सेकेंड, रेडियस इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये हमारे साथ बराबर है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के। पुटिंग द वैल्यूज इन दी एबव फार्मूला, तो यहाँ पर v स्क्वायर जो है ये हमारे साथ बराबर है 6 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और इसके बाद डिवाइडेड बाई r, r यानी रेडियस जो है ये हमारे साथ 3 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ है 6 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 6 36, तो डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 3 को आपने 36 पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज if the mass of a body moving with uniform speed and a circle is double। इस सवाल में कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, अगर उसकी मास को हम डबल कर दें तो ऐसा करने से सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी गुना बढ़ेगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following forces can act as a centripetal force? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में जो फोर्सेस हैं इनमें से कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है। अगर टेंशन को देखा जाए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रैक्शन को देखा जाए जब कार जो है किसी मोड़ में यानी घूमती है तो यहाँ पर भी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तौर पर एक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये तमाम ऑप्शन ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कर लेते हैं। An empty suitcase is placed in the middle of bus on its floor traveling at high speed. When the bus brakes suddenly, the suitcase slide forward. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In Newton's third law, the action-reaction pairs does not neutralize each other because they। प्यारे दोस्तों, अगर न्यूटन थर्ड लॉ को गौर से देखा जाए इससे ये बात बिल्कुल वाजे है कि अमल यानी एक्शन और रद्दअमल यानी रिएक्शन की कुव्वत हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और अमल यानी एक्शन जो है ये एक जिस्म पर असरअंदाज होता है जबकि इसका रिएक्शन दूसरे जिस्म पर, यानी एक्शन और रिएक्शन की कुव्वत ही कभी भी एक जिस्म पर अमल नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी इन न्यूटन्स थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर्स डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।